Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. और डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट प्राइज बुक से, जिसका नाम है आपके पीछे द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट हमारी बुक है, चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ये 3 पार्ट में, ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर ही 3 पार्ट हैं और हम लोग बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ों को कवर करेंगे और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा अगर आप चैप्टर को लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो। ठीक है, चलो तो हमारा चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्यों सर आपने ये भारत का नक्शा बना दिया यहाँ पर और क्या मतलब है ग्लिम्पसेस का? तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है ग्लिम्पसेस, इसका मतलब होता है झलक। ठीक है, ये जो वर्ड है ग्लिम्पसेस, इसका मतलब होता है झलक। और नाउ बात कर रहे हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कुछ झलकियां देखने को मिलेगी। अब चूंकि भारत के बारे में यहाँ बात हो रही है तो सीधी बात है, भारत के अंदर हमारे 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, और सभी स्टेट्स के बारे में नहीं बताया गया, कुछ पार्ट्स ले लिए गए जो हमारी बुक में दिए गए हैं। ठीक है, तो उनकी कुछ झलकियाँ जो है हमारे चैप्टर के अंदर डाली गई हैं, हमको वो पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि भारत के नक्शे के माध्यम से बताया जा रहा है। ठीक है, ये ताजमहल जो है आगरा में है। ठीक है, और ये कुछ अलग रीति रिवाज है भाई साहब चल रहे हैं, ये राजस्थानी पहनावा है, ये कहीं का लोक नृत्य है। ठीक है, ये हाईवे वगैरह है, कहाँ कहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर का मतलब समझें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्या मतलब है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का मतलब कि झलक, यानी कि भारत की कुछ झलक हमारी बुक के अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि 3 पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि हम आज कवर करेंगे और पूरा कवर करेंगे। ठीक है, दूसरा है कुर्ग। ठीक है, एंड तीसरा है टी फ्रॉम आसाम। तीनों के अपने अपने राइटर के नाम बताए गए हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिनके राइटर का नाम है लूसियो रॉड्रिग्स। ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है लूसियो रॉड्रिग्स। कुर्ग जो है उनके राइटर का नाम है लोकेश अब्रॉल। एंड टी फ्रॉम आसाम, जिनके नाम है अरूप कुमार दत्तम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई हैं। हाल दो यहाँ पे समझाने लायक कुछ था नहीं, बस हमारी आप लोग अपनी बुक जरूर खोल के बैठे। ठीक है, बस वो पूरी पीपीटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा है, तो लाइन बाय लाइन मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा, समझाऊंगा चैप्टर को अच्छे से। ठीक है, चलो। सो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हर बार हम लोग करते हैं, हमारी बुक के अंदर भी दिया गया है, तो हम लोग बुक के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ रहे हैं। तो बिफोर यू रीड एक एक्टिविटी दी गई है। सर ये कुछ विशेष प्रकार की एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, डिस्कस इन क्लास। अगर आप क्लास में हैं तो क्लास में डिस्कस करें। सवाल है कि भैया क्लास में मोबाइल तो अलाउ है नहीं, तो सीधी बात है आप अपने घर में ही डिस्कस कर लें। ठीक है, तो डिस्कस इन क्लास। तो व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड ऑफ प्लेसेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री? क्या कहने का मतलब है? ठीक है, व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, तो किस प्रकार की इमेजेस जो है आपके माइंड में आती है लोगों के बारे में एंड प्लेसेस के बारे में व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री? सिंपल शब्दों में कहा जाए, जब भी हम हमारे भारत देश के बारे में सोचते हैं, तो हमारे भारत देश में के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हमें कभी कभी ये फील होता होगा, अगर हमने कई जगह विजिट करी हैं तो, या फिर कि भारत में कैसे कैसे लोग होते हैं। जैसे पंजाबी लोग हैं तो वो सरदार जी लोग हों, पगड़ियाँ वगैरह बांधते हैं। ठीक है, अगर आप तो साउथ साइड चली जाओगे तो वहाँ पे लुंगी पहनने का पहनावा है। ठीक है, उनकी लैंग्वेज अलग है। ठीक है, वहाँ के रीति रिवाज कल्चर अलग है। इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, तो जगह भी बहुत अलग अलग है। जैसे कि आप अभी करंट में जिस जगह पे रह रहे होंगे वो जगह कुछ अलग प्रकार की होगी, और भारत में 28 स्टेट्स में अलग अलग जगह वो कुछ अलग प्रकार की होंगी। तो सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा स्टेटमेंट पहला पॉइंट दिया गया है कि व्हाट इमेजेस ऑफ पीपल एंड प्लेसेस, किस प्रकार के लोगों की और किस प्रकार की जगह की जो छवियां हैं वो आपके माइंड में आती हैं, कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ आवर कंट्री, जब भी आप हमारे देश यानी कि भारत देश के बारे में सोचते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बताया वो देखते हैं। व्हाट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव यू लिव्ड इन, आप भारत के किस पार्ट में रहते हैं। ठीक है, और विजिटेड, और आपने भारत में ऐसी कौन कौन सी जगह है, सिंपल शब्दों में कहा जाए कौन कौन सी जगह आपने अभी तक घूमी है। ठीक है, कैन यू नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्या आप कुछ फेमस पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है उनके बारे में आप नाम बता सकते हैं अगर आपने विजिट किया है तो? ठीक है, घूमे तो नहीं है लेकिन सुना है हमने कि हाँ एक कुल्लू मनाली है। ठीक है, जो घूमने वाली अच्छी जगह है। ठीक है, नैनीताल वगैरह हो गया। ठीक है, हिमाचल हो गया, और हमारे अगर एमपी में पंचमढ़ी के बारे में बात करें, पचमढ़ी जो है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। भारत में एक बहुत डाइवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको। उत्तराखंड चले जाइए आप लोग, तो आल्दो मैं कहीं नहीं गया, मैं तो भाई घर में रहता हूँ यार। ठीक है, लेकिन जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे। ठीक है, घूमने जाएंगे। तो
आई होप ये सीन आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हुए स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है, यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, द डच एंड द फ्रेंच, द पुर्तगीज हैव आल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। व्हाट डज इट मीन हियर स्टूडेंट्स? का मतलब है और मतलब का है इसका, ठीक है। देखो, यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, हमें आपको पता होगा कि ब्रिटिश के अलावा भी द डच एंड द फ्रेंच एंड द पुर्तगीज हैव आल्सो प्लेड अ पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। अगर हमारे भारत देश के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो हम सबको पता है कि जो ब्रिटिश है उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया, लेकिन आपको क्या ये पता है कि जो पुर्तगीज लोग हैं उन्होंने 450 सालों तक राज किया है, यानी कि उनका रूल रहा है। तो कहाँ पर रहा है वो भी हम देखेंगे। तो जैसा कि हमारा पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो गोवा में ही पुर्तगीज लोगों का 450 ईयर्स तक रूल रहा है, ठीक है। सिंपल वर्ड में कहा जाए, देखो अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी है कुछ जानने की, तो आप सिंपल गूगल पे डालना हिस्ट्री ऑफ गोवा, तो आपको पता चलेगा कि भारत में गोवा का इन्वॉल्वमेंट कब हुआ था, 1961 में, ठीक है, जबकि हमारा देश आज़ाद कब हो गया था, 1947 में। तो आप सिंपल है एक गूगल पे शीट डालो हिस्ट्री ऑफ गोवा, तो आपको सब 1314 से लेकर अब तक का सारा डाटा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन कब कब आया, किसने रूल करा, ठीक है, और क्या सीन था पुर्तगीज लोगों का। इवन जो ब्रेड है जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले लोफ के बारे में, उसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। सो फाइनली कंक्लूड करते हैं, यू मे नो दैट अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, आपको पता होगा कि ब्रिटिश के अलावा भी डच, फ्रेंच और पुर्तगीज ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है भारत की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, भारत के इतिहास में। कैन यू से विच पार्ट्स ऑफ इंडिया शो फ्रेंच एंड पुर्तगीज इन्फ्लुएंसेस? क्या आप बता सकते हैं भैया कि भारत के कौन से पार्ट में पुर्तगीज और फ्रेंच जो है उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव जो है हमें देखने को मिलता है? हाँ, बता देंगे, हम चैप्टर पढ़ेंगे तो। नाउ कैन यू से विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रो टी एंड कॉफी? क्या आप बता सकते हैं कि भारत के किस पार्ट में जो है टी और कॉफी को ग्रो किया जाता है? तो टी का तो सबको पता होगा, हमारा आसाम, ठीक है। कॉफी के बारे में बता दो आपको, कर्नाटक हुआ, तमिलनाडु, केरल साइड ये जो है होता है, ठीक है। कर्नाटक साइड कॉफी वगैरह होता है और तमिलनाडु साउथ में होता है। कर्नाटक का तो मुझे कंफर्म है, केरल तमिलनाडु एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो आई होप एक बार ये तीनों चारों पॉइंट एक बार कवर कर लेते हैं। ये बिफोर यू रीड वाला सेक्शन था हमारा जो हमने पढ़ा है अभी तक, तो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं कि ब्रिटिश के अलावा भी डच और फ्रेंच और पुर्तगीज लोगों का भी बहुत हमारे भारत के इतिहास में एक इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और ये बताया गया है कि भारत के कौन से पार्ट में फ्रेंच और पुर्तगीज का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या रहे कि भारत के कौन से पार्ट में जो है टी और कॉफ़ी ग्रो होती है, तो हमें पता चल गया है कि आसाम में भाई साहब टी होती है, हमारा थर्ड पार्ट वो उसी से रिलेटेड है। और कॉफ़ी जो है वो कर्नाटक में सर ने कंफर्म बता दिया, केरल और तमिलनाडु जो है 50-50 हूँ, लेकिन आप चेक कर लेना गूगल पे। चलो नाउ शुरू करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर फोटो लगाइए, आप लोग एंजॉय करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो यहां से शुरू करते हैं हमारी कहानी। ओके, तो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। व्हाट डज इट मीन हियर? का मतलब है और मतलब का है, जाको देख लो, ठीक है। तो पेन पोर्ट्रेट, पेन मतलब सिंपल हमारी कलम और पोर्ट्रेट माने चित्र। तो पेन और चित्र के बारे में बात हो रही है? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ में और एंजॉय करते हुए पढ़िए स्टूडेंट्स, ठीक है आप लोग। तो दिस इज द पेन पोर्ट्रेट, और पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन, मतलब वो कैसा दिखता है, वो कैसा पहनता है, कैसा चलता है, उसके बारे में इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन बताना, ठीक है। मान लो अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि शांग सर हमारे इंस्टेंट भेल खाते रहते हैं, जिम जैम उनका फेवरेट बिस्किट है, ठीक है, गोलू मोलू टाइप मोटे दिखते हैं, ठीक है। तो पेन पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति के बारे में इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन, यानी कि वो कैसा दिख रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, वो उसका पहनावा कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें हम लोग एक इनफॉर्मल वे में बताते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर, यानी कि ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक, यानी कि जो चला आ रहा है। तो ट्रेडिशनल एक गॉन विलेज यानी कि गोवा का एक विलेज है, वहां के एक बेकर के बारे में बताया जा रहा है, जो हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी, जो सोसाइटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि उसका स्थान जो है बहुत अविस्मरणीय है, ये मान के चले हम, यानी कि उसका होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है आपको चैप्टर के एंड तक समझ में आ जाएगा। कंक्लूड करते हैं इसको एक बार फिर से। तो यहाँ पे आते हैं, दिस इज पेन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गॉन विलेज। एक गोवा का एक विलेज है, उस विलेज में एक बेकर है, ठीक है। उस बेकर के बारे में यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है, ठीक है, जो कि भैया वहाँ की सोसाइटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ऑक्यूपाई करता है, उसका अपना एक खुद का एक विशेष स्थान है, ठीक है।
आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड, ठीक है, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, इसका मतलब क्या होता है, देखो इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली का मतलब थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी कि कभी कभी आपके पास में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए होंगे जिनको सोच के आप लोग काफी खुश हो जाते हैं, ठीक है। भाई की लाइफ में तो पास्ट के इंसिडेंट बहुत हैं, ठीक है, जिनको देख के भाई कभी कभी खुश हो जाता है। तो क्या है आर एल्डर्स, अब आर एल्डर्स क्यों बोला गया, चूंकि राइटर जो है उनके बड़े बुजुर्ग के बारे में बात हो रही है, तो वो बता रहे हैं कि आर एल्डर्स हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, वो कभी कभी है ना थिंकिंग फ्रॉन्डली ऑफ द पास्ट, अपने पास्ट के बारे में बताते हुए काफी खुश हो जाते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए काफी खुश हो जाते हैं। दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, यानी कि पुर्तगीज डेज क्यों लिखा गया डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम पीरियड पे पुर्तगीज लोगों का रूल हुआ करता था, तो वो कभी कभी अपने उन दिनों को याद करते बताते हैं, काफी खुश हो जाते हैं और उनके बारे में बताते हैं। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, लोव्स ऑफ ब्रेड मतलब सिंपल, ये आपके सामने फोटो दिख रही है, यही है मेरे बच्चों लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। चलो तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट फॉर ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन सोसाइटी। एक भैया गोवा का एक गांव का एक बेकर है जिसकी अपनी सोसाइटी में भाई साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आर एल्डर्स हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, हमारे पास्ट के यानी कि उनके पास्ट के बारे में सोचते सोचते काफ़ी खुश हो जाते हैं एंड उसके बारे में बताते हैं। दोस ओल्ड पुर्तगीज डेज, उन दिनों के बारे में जब पुर्तगीज का रूल हुआ करता था। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगीज के बारे में बताते हैं और साथ में लोव्स ऑफ ब्रेड के बारे में चर्चा करते हुए, सुनते हुए, सोचते हुए खुश हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. What does it mean here, students? देखो बहुत सुंदर सुंदर सी फोटो लगाई है आपके लिए और आप ध्यान से देखें और समझें। Those eaters of loaves, loaves मतलब आपको बता दिया जो भी ब्रेड वड़ा पाव टाइप दिख रहा था आपको, ठीक है, डबल रोटी के लो इसको चाहे तो, और पाव के लो। Those eaters of loaves might have vanished. तो eaters of loaves मतलब क्या है, जो पाव खाने वाले जो लोग हैं माइट हैव वेनिस्ड, यानी कि यहाँ पे पुर्तगीज लोगों के बारे में बात चल रही है, ठीक है, वो शायद जा चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट चले गए हैं, ठीक है। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, पर जो पाव बनाने वाले लोग हैं, यानी कि जो लोव्स बनाने वाले लोग हैं, वो अभी भी वहां एग्जिस्ट करते हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। क्या मतलब है, देखो सबका वन बड़े बड़े टफ वर्ड्स दे दिए आपको सबका मतलब समझाते हैं। देखो कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, हाँ, वो जो लोव्स ऑफ माइट है, हाँ, जो खाने वाले थे वो तो जा चुके हैं, बट बनाने वाले अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द, हमारे बीच में अभी भी कौन है, मिक्सर। मिक्सर मतलब क्या होता है, देखो आज की डेट में मशीन है जो आटा गूंदने का काम करती है, तो उस टाइम पे जो मिक्सर वगैरह हुआ करते थे, यानी कि जो आटा गूंदने का काम करते हैं, वो लोग तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। द मोल्डर्स, यानी कि जो उस लोव्स को शेप प्रोवाइड करने का काम करते थे, यानी कि जो किस शेप में हमें देखना, आपने देखा होगा डबल रोटी का शेप अलग रहता है, चूड़ी वाली गोली का जो आता है पाव उसका अलग शेप होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप की बेकरीज के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। मोल्डर्स माने जो शेप देने का काम करता है लोव्स को, एंड दोज हु बेक, सॉरी हाँ कहाँ तक चले गए, मिक्सर हो गया, मोल्डर्स हो गया, एंड दोज हु बेक द लोव्स। और बेक द लोव्स मतलब क्या होता है, ये जो सेकने वाला होता है बंदा, ये वाला पर्सन, ठीक है, जो फाइनली इसको सेकने का काम करता है, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंसेस स्टिल एग्जिस्ट। देखो क्या मतलब है, समझते हैं इसको। तो यहां तक आपने देख लिया कि वी स्टिल हैव, यानी कि जो दोस ईटर्स उस टाइम पे जो खाने वाले हैं वो तो जा चुके हैं, पर जो बनाने वाले हैं मेरे बच्चे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, अरे यार सॉरी, हाँ ये आ गए हम लोग, कहाँ थे हम लोग, हाँ एक मिनट, हाँ, तो मिक्सर हमारे पास में अभी भी है, ठीक है, मोल्डर्स जो शेप प्रोवाइड करता है, एंड दोज हु बेक द लोव्स, और जो सेकने का काम फाइनली करता है वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। दोज ओल्ड एज, ठीक है, दोज एज ओल्ड, सॉरी, दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंसेस स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि उस टाइम पीरियड पे जब पुर्तगीज एग्जिस्ट करते थे, एग्जिस्ट इन द सेंस जब उनका रूल हुआ करता था, उस टाइम पे जो फर्नेंसेस हुआ करती थी, फर्नेंसेस क्या होती, भट्टियां स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा थोड़ा सा, इसको और अगर मैं अच्छे लेवल पे समझाऊं तो ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये क्या है, भट्टियां हैं, ठीक है, ये आपको भट्टी दिख रही होगी, इसको बोलते हैं भट्टी। चलो थोड़ा सा पीछे आ जाओ वापस। तो दोस एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेंसेस स्टिल एग्जिस्ट, यानी कि उस टाइम पीरियड पे जो भट्टियां हुआ करती थी वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं। कहने का मतलब क्या है, दोस एज ओल्ड, एज ओल्ड का मतलब क्या है, उस टाइम पे भी एग्जिस्ट करती थी, आज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ओल्ड एंड टाइम टेस्टेड फर्नेंसेस, यानी कि उन भट्टियों ने
वो वाला टाइम भी देखा है और आज का टाइम भी देखा है, यानी कि उस टाइम पे भी उनको उनमें आग जलती थी और आज भी उसमें आग जल रही है, स्टिल एग्जिस्ट, जो आज भी है। चलो, द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। क्या मतलब है? उन भट्टियों में मेरे बच्चे जो आग जल रही थी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, उन भट्टियों में जो आग जल रही थी वो आज भी एग्जिस्ट है, ठीक है, आज भी जल रही है। द थर्ड एंड द जिंगल, ठीक है, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बॉम्बू, ठीक है, हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग कैन स्टिल हर्ड इन सम प्लेसेस। इतने लंबे लंबे वर्ड में देखो क्या कहने का मतलब है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। ये जो भट्टी की आग उस टाइम पे भी जलती थी, आज भी जल रही है। क्यों? क्योंकि ब्रेड बनाना है। देन ब्रेड बनाने के लिए उस टाइम पे जलाई जाती थी, आज भी जल रही है। द थर्ड एंड जिंगल, अब थर्ड और जिंगल क्या होता है सुन लो। थर्ड मतलब अगर आपने कभी बांस का या कोई डंडा या बंबू देखा होगा, तब उसको हम जमीन पे ठोकते हैं तो धम धम करके आवाज आती है थर्ड करके, तो उसको थर्ड साउंड बोला गया है, ठीक है। एंड जिंगल साउंड क्या है? आपने देखा होगा वो कुछ इस तरीके से, देखो फिर सुंदर सी डायग्राम बनाऊं, ठीक है, कुछ इस तरीके का वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको अगर हम लोग बाहर वो लगाते हैं तो हवा चलती तो टंग टंग बजता नहीं है, तो वो जिंगल साउंड होता है। तो इमेजिन कर लेना, तो जिंगल साउंड सर्च कर लेना गूगल, सब मेरे भरोसे बैठे, बारात में आए मेरी, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो थर्ड साउंड क्या होता है स्टूडेंट्स? धम धम, जब हम बम्बू को जमीन पे ठोकते तो आवाज आती है। और साथ में क्या होता है, जो जिंगल साउंड होता है ना, वो आपको बता दिया गया, वो 3-4 आपको बत्ती वगैरह लगती हैं, तो बत्तियाँ जैसे पाइप वगैरह रहते हैं और हवा चलती तो वो अपने बजता है और बहुत सुरीली आवाज़ निकालता है, उसको बोलते हैं जिंगल साउंड। या फिर आप समझ लो कि गाय के गले में जो हम लोग घंटी वगैरह बनती है, तो गाय चलती तो टन 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 बजती है ना, बस वो इमेजिन कर लो। तो द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बॉम्बू, ठीक है। हेराल्डिंग, हेराल्डिंग का मतलब होता है अनाउंस करना, यानी कि भैया हम आ चुके हैं। हेराल्डिंग मतलब अनाउंस करना, कि हम आ चुके हैं। हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, यानी कि मॉर्निंग में जब भैया बम्बू की आवाज और जिंगलिंग की आवाज आती थी तो वो हेराल्ड करती थी कि हाँ भैया हम लोग आ गए हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, और ये जो आवाज थी बम्बू की और जिंगलिंग की, ये आज भी गोवा के किसी किसी जगहों पर हमें देखने को और सुनने को मिलती है, ठीक है। ये कहने का मतलब है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। चलो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। क्या मतलब है? देखो, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, मे बी शायद हो सकता है उनके जो पिता जो है अब नहीं जिंदा हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन फैमिली प्रोफेशन, पर जो उनके बेटे हैं वो अभी भी अपने फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी कि ये उसके बारे में बात हो रही है जो उस टाइम पे बेकरी का काम करते थे, जो लोव्स वगैरह बनाने का काम करते थे। तो हमारे जो राइटर हैं वो ये बता रहे हैं कि मे बी शायद अब वो नहीं हो, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अब उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। These bakers are even today known as पैडर। This is very important line students, याद रखना कि these bakers यानी कि प्लूरल की कैटेगरी में डाला गया है। तो these bakers, बहुत सारे हैं बेचने वाले, तो these bakers are even today, आज की डेट में इन लोगों को known as पैडर, उनको क्या बोला जाता है? पैडर बोला जाता है। और पैडर मतलब क्या है? बेकर इन पुर्तगीज लैंग्वेज, पुर्तगीज लैंग्वेज में होता है बेकर। तो पैडर का मतलब क्या है? पैडर का मतलब होता है बेकर, और बेकर मतलब पुर्तगीज लैंग्वेज। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। इन गोवा, हाँ इन गोवा, तो चलो आगे बात कर लेते हैं, एक बार फिर से यहाँ तक कंक्लूड कर लेते हैं। तो मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, मे बी उनके पिता जिंदा ना हो, पर उनके जो बच्चे हैं वो अभी भी इस फैमिली प्रोफेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, ठीक है, नोन एज पैडर। इन बेकर्स को आज की डेट में भी हम लोग क्या बोलते हैं? पैडर। और पैडर का मतलब क्या होता है? बेकर। और बेकर कहाँ से वर्ड है? पुर्तगीज लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जो कि कहाँ पर यूज होता है? गोवा में। चलो, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, ठीक है, कंपेनियन एंड गाइड। क्या मतलब है? ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, तो गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर वो हमारा दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन हमारा सखा हुआ करता था, एंड द गाइड। गाइड क्यों बोला गया भैया? देखो, चूंकि बेकर है तो उसको अपना बिजनेस करने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है, तो उसको ऑलमोस्ट हर जगह के बारे में पता होता है, रास्ते पता होते हैं, इसलिए बोला गया है। कभी मान लो अगर हम भटक जाते हैं रास्ते से, वो हमें गाइड करने का काम भी करता है। तो ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, तो राइटर है बता रही है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे चाइल्डहुड में, ठीक है, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर था वो हमारा दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन की सखा और गाइड हुआ करता था। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं पानी पी लूँ डियर स्टूडेंट्स। चलो,
चलो तो शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलो अब क्या है, ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में भाई साहब वो कम से कम 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। क्या कहने का मतलब है, चलो समझ लेते हैं। तो ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस इन डे, यानी कि वो दिन में 2 बार आया करता था। कौन? हमारा जो बेकर है, आपको दिख रहा है सुंदर सा, ठीक है। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, तो पहली बार वो कब आता था? सुबह के टाइम पे, जब वो अपने मतलब बास्केट में जो मोल्ड वगैरह जो उसके, सॉरी मोल्ड इन द सेंस जो लोव्स वगैरह हुआ करती थी वो बेचने के लिए आता था। और दोबारा जब वो बेकर जो उसकी बास्केट थी, बास्केट में जितनी भी ब्रेड वगैरह पाव वगैरह हुआ करते थे, जब वो बिक जाते थे तो वापस अपने घर की तरफ जाने के लिए आता था। तो फाइनली क्या कहने का मतलब है, ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन में वो 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक बार मॉर्निंग में, ठीक है, ऑन हिज सेलिंग अराउंड, बेचने के टाइम पीरियड पे। देन अगेन, और फिर व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, तो सारा सामान बेचने के बाद में जब वापस वो जाता था तब दिखता था। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अप अस फ्रॉम स्लीप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जो क्या लिखा है आगे देखो, जो जिंगलिंग थर्ड मतलब धम धम करते हुए उसके बम्बू से, और जिंगलिंग का जो साउंड आता था, ऑफ हिज बम्बू वोक अप फ्रॉम, वो क्या करता था, राइटर और उसके जो भी उसके फ्रेंड्स वगैरह थे उसको नींद से उठाने का काम किया करता था। अल्टीमेटली जब वो उसकी आवाज़ सुन के नींद से उठ जाते थे। एंड वी रेन टू मीट, और हम भागते थे उससे मिलने के लिए। एंड ग्रीट हिम, ग्रीट मतलब क्या होता है? मॉर्निंग विश करना, यानी कि उसको नमस्ते वगैरह बोलना। तो ग्रैंड टू मीट एंड ग्रीट हिम। वाई वॉज इट? सवाल है कि क्यों था ऐसा ये सब, यानी कि हम क्यों सुबह उठ जाते थे, क्यों उसे मिलते थे, क्यों वेट करते थे, क्यों उसे ग्रीट करते थे, ये क्यों था ऐसा? वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ? क्या ये लोफ के प्रति प्यार था हमारा? ठीक है, नॉट एट ऑल, नहीं भैया। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टकिन। क्या मतलब है देखो, बेस्टिन। वॉज इट फॉर द लोव ऑफ द लोफ, तो क्या हमें भाई साहब ये लोफ से इतना प्यार था? वो बता रहे हैं नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। वो क्या कह रहे हैं, यानी कि बच्चे, कि द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्टिन और बेस्टिन कौन है यहाँ पे? जो नौकरानियां हैं उस घर की, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो जो लोव्स था वो तो पैस्किन और बेस्टिन जो नौकरानी द्वारा ले लिया जाता था, खरीद लिया जाता था। What we longed for were those braid bangles which we choose carefully. हम लोगों को किसका ज्यादा इंतजार रहता था पता है? हम लोगों को रहता था इसका ज्यादा इंतजार, ये लोव्स बैंगल। ठीक है, इसमें क्या करते थे बच्चे पहले, ये बैंगल टाइप आते थे और इसमें ऐसे ना हाथ डालेंगे फिर ऐसे खाएंगे। बच्चों को अच्छा लगता है एक्टिविटी करना, ठीक है, बस। हाँ क्या? आप समझ लो अपने हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग वाली बात है बच्चों। आज फिर बाल गड़बड़ हो गए, चलो कोई नहीं। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग समझ से चलें, बाल का इशू मेरा है, मैं देख लूंगा, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। तो हाँ, हम लोग कहाँ थे? द लोव्स वर बॉट बाय सम पैस्किन और बेस्टिन के द्वारा, जो कि क्या थी, मैड सर्वेंट हुआ करती थी घर की, वो ले लेते थे। व्हाट वी लॉन्ग फॉर वर दोस ब्रेड बैंगल्स। हम लोग किसका इंतजार करते थे? हम लोग किसके लिए वेट करते थे? ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स क्या थे? ये जो चूड़ी के आकार में होते थे। विच वी चूज केयरफुली, ठीक है, विच वी चूज, जिसको हम लोग बहुत ध्यान से केयरफुली चूज करते थे कि हमें ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मैक, कभी कभी वो स्वीट ब्रेड भी हुआ करते थे बेंगल वाले, ठीक है, जिनको स्पेशल तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ। क्या मतलब है, चलो समझते हैं आगे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, ठीक है, जब भी बेकर आता था तो अपनी म्यूजिकल एंट्री के साथ में आता था, धम धम बजा बजा के झिंगजांग की आवाज निकालते हुए। ऑन द सीन विद द झिंगजांग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, जो कि उसने अपने बम्बू स्टाफ में लगा रखा था, जैसे कि बम्बू स्टाफ में म्यूजिक वगैरह का जो सीन था उसका मैंने बताया था आपको, वो लगा के रखता था। जब भी वो आता था तो उसको बजाता था, ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से क्या करता था, वो अपने बास्केट को सपोर्ट करता था, ठीक है, ऑन हिज हेड एंड द अदर हैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड। यानी कि सिंपल शब्दों में कहा जाए, देखो ये आपको, ये तो बहुत अच्छी वाली फोटो है, यहाँ पे आपको बताएंगे भी, आपको फोटो दिखेगी। यानी कि मैं बेकर हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, मैंने एक हाथ से अपनी टोकरी पकड़ रखी और एक हाथ से बम्बू पकड़ रखा है। तो कुछ इस तरीके से जब भी मैं आता था तो ढम ढम करके बजाऊंगा, तो आपको आवाज आएगी, और आवाज आने के बाद में आप घर से बाहर आएंगे, अब बोलेंगे तिवारी भैया लो देता हूँ, ठीक है। चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट यार बच्चों, आँख में गड़बड़ हो गया कुछ।
चलो, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। देखो कहाँ चले गए हम लोग, थोड़ा सा पीछे आते हैं, कनेक्ट करते हैं कहानी को। तो बता दिया कहाँ तक हम लोग, जंग जंग के साथ में आता है भाई साहब। ए बेटू आँख गड़बड़ हो रही है यार। चलो कहाँ थे हम लोग। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर हैंड बैंग द बम्बू इन द ग्राउंड। तो बता दिया आपको कि एक हाथ से क्या है ना, जो बेकर था वो अपने बास्केट को सपोर्ट करता है, दूसरे हाथ से अपने बम्बू को। ठीक है। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेसेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। क्या मतलब है देखो, अब जब भी ये बेकर वाला जो बेकरी वाला बंदा है हमारा, ठीक है, ये क्या है ना, जब भी अपना सामान लेने के लिए बेचता था, तो जब भी किसी घर के पास में रुकता था, या मान लो कॉलोनी में जहाँ पर बहुत सारे घर वगैरह हुआ करते हैं, मान लो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के यहाँ पे अगर वो जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करता था, ही वुड ग्रीट, ग्रीट मतलब उनको विश करता था, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, जो भी उस घर की महिला होती थी उनको बोलता था गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेसेस, ठीक है, प्लेस इज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू। कुछ इस तरीके से ये अपनी बास्केट को इस बम्बू के ऊपर सेट करता था। विकेट्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबक। माइल्ड मतलब, माइल्ड रिबक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेम से पेल देना, चल ठीक है निकलना सर, ठीक है, ठीक है, कुछ इस मतलब, ये तो खैर बहुत प्यारा वाला तरीका, मेरे बच्चे जानते हैं अच्छे से। मैंने चल चलो चलो जाओ यहाँ से, आपका काम नहीं है अभी, कुछ इस तरीके से पेल देना, ठीक है। तो विकेट्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड ब्रिकम, माइल्ड रिबक, रिबक यानी कि एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूव्ड, यानी कि आपको यहाँ खड़े होने का अधिकार नहीं है, आप जाइए, हम ले लेंगे आपके लिए जो चीज लेना है। स्कॉल्डिंग मतलब डांटना। एंड द लोव्स वुड बी, ठीक है, डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोव्स था वो किसको डिलीवर्ड कर दिया था, सर्वेंट को, यानी कि जो पेस्किन और बेस्टिन का नाम बताया था उनको। नाउ व्हाट नेक्स्ट, बट वी वुड नॉट गिव अप, पर भैया जी बच्चे हैं वानर सेना, हम कैसे हार मान लें, तो वो हम लोगों ने कभी हार नहीं मानी। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट। क्या मतलब है, हम लोग क्या करते थे, कभी बेंच पे चढ़ जाते थे, ठीक है, या फिर पैरापेट, पैरापेट क्या होता है, अ लो प्रोटेक्टिव वॉल along the edge of a roof। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो हमारी रेलिंग होती है ना घर की, वो, या फिर मान लो सिंगल फ्लोर है बाहर, तो जो दीवार वगैरह होती है रेलिंग टाइप जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, बालकनी के पास में होती है, या फिर जो ब्रिज होता है उसके पास में, उसको बोलते हैं। वन वर्ड में अगर कहें तो रेलिंग वर्ड समझ लो, रेलिंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग कहाँ चढ़ जाते थे, रेलिंग पे या फिर बेंच पे चढ़ जाते थे। एंड पीप इंटू का मतलब होता है देखना, यानी कि नजर डालना, देखते थे। द बास्केट समहाउ, बास्केट देखते हैं कैसे भी करके हमें उस बास्केट के अंदर देखना है, झांकना है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स। जब ये राइटर हमें ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, फिर जब ये लिख रहे हैं, जब हम बता रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं आगे देखो, आई कैन स्टिल रिकॉल, मैं अभी भी, ठीक है, वो टिपिकल फ्रेगनेंस, यानी कि फ्रेगनेंस मतलब जो खुशबू है किसकी, लोव्स की, वो अभी भी महसूस कर सकता हूँ। देखो जब आप डीप बोलते ना, आप डूब के काम करोगे ना, चीजें ऑटोमेटिकली आपको फील होने लगेगी। तो जो राइटर हैं वो भी उस चीज को महसूस कर रहे हैं, ठीक है। सेंट ऑफ दोज लोव्स, उन लोव्स की जो है उनकी फ्रेगनेंस जो है उसको राइटर को अभी भी आ रही है। चलो, लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। क्या मतलब है, बड़ों के लिए क्या लिया जाता था, लोव्स यानी कि ये कुछ इस तरीके से, और छोटे बच्चों के लिए क्या लिए जाते थे स्टूडेंट्स, बैंगल्स। ये ध्यान रखना है, छोटे बच्चों के लिए बैंगल्स लिए जाते थे और बड़ों के लिए कुछ इस तरीके से लोव्स लिए जाते थे। देन वी डिड नॉट एवर केयर टू ब्रश और टीथ। और फिर क्या भैया, जब वो ब्रेड दिख गया है, यानी कि जो पाव वगैरह है, ये लोव्स हमें दिख गया, उसके बाद क्या था, देन वी डिड नॉट एवर केयर टू ब्रश और टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। फिर क्या, हम ब्रश वगैरह करने का, हमारा मुंह धोने का भी हमें केयर नहीं रहता था। यानी अल्टीमेटली क्या करेंगे, मतलब अगर हमें लोव्स से ज़्यादा प्यार है, तो एक बार लोव्स दिख गए तो फिर हम बोलते हैं ना, हमें ब्रश नहीं करना है, मुंह भी नहीं धोना, हम तो सीधे ब्रश, लोव्स दे दो आप तो हमें, वैसा वाला सीन है, बच्चे ही तो ठहरे। तो देन वी डिड नॉट एवर केयर टू ब्रश, फिर हमें ब्रश करने का भी ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। आर टीथ और वॉश और माउथ, हमें माउथ यानी कि मुंह धोने का भी और दांत साफ करने का भी बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है प्रॉपरली। एंड वाई शुड वी, और सवाल ये कि देखो अब यहाँ पर बच्चे हैं, अपना क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और सवाल ये है कि एंड वाई शुड वी, और हमें ये सब करना भी क्यों चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। कौन भैया इतने परेशानी में पड़े, मैंगो ट्री मतलब जो मैंगो लीफ है, हम बोलते हैं ना नीम के दांतों से हम लोग दांत साफ करते हैं, तो उस टाइम पे शायद भैया मैंगो लीफ से खेलते होंगे। तो कौन भैया वो जो आम का पेड़ है वहां से वो दांतुन उठाए और भैया अपना दांत साफ करे, ठीक है, फॉर द टूथ ब्रश। नाउ
एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और सवाल ये कि सब इतना जरूरी क्यों, इतना नेसेसरी है क्यों। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, एक टाइगर जो है, दिख रहा है आपको टाइगर, ये टाइगर जो है ये भी तो कभी अपने ब्रश नहीं करता है, तो बच्चा भी क्या है, टाइगर है, ठीक है, तो आखिर टाइगर भी कभी ब्रश नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, जो गरम गरम हम चाय पियेंगे वो सब कुछ वॉश कर देगी, वो क्लीन कर देगी, ठीक है। सो नाइसली आफ्टर ऑल, ठीक है, यानी सो नाइसली आफ्टर ऑल मतलब बहुत जबरदस्त तरीके, जब हम गरम गरम चाय पियेंगे तो हमारा मुंह एकदम चकचकाता हुआ साफ हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये पार्ट 2 स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू हो जाएगा। इस बार हम लोगों ने डायरेक्ट 1 बाय 1 कवर करने का शुरू कर लिया, वरना फिर हमारी एक प्यारी सी बच्ची बोलती सर आप इसके भी 2 पार्ट बनाओगे, नहीं। तो ध्यान से देखिए और दिल थाम के बैठे प्यारे बच्चा, ये स्टूडेंट्स पार्ट 2 हमारा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलो, तो मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, जो मैरिज गिफ्ट्स हैं वो क्या है, मीनिंगलेस है, ठीक है, विद आर, ठीक है, विदाउट स्वीट, हाँ करेक्ट, सॉरी, हाँ, यहाँ पे पार्ट 2 हमारा शुरू होता है, और यहाँ पे क्या ना, किसकी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, यहाँ पर लोव्स की इंपॉर्टेंस बताई जाएगी डियर स्टूडेंट्स। देखो, तो मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, यानी कि मैरिज गिफ्ट मतलब जब भी किसी की शादी होती है और आप लोग अगर किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस बताई गई है, ठीक है। तो मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। क्या मतलब है, अगर आप किसी को शादी में गिफ्ट दे रहे हैं और उस गिफ्ट के अंदर अगर एक स्वीट ब्रेड ना हो जिसका नाम क्या है, बोल, तो वो जो गिफ्ट है वो मीनिंगलेस होगा, यानी कि आपने केवल गिफ्ट दे दिया और अगर आपने बोल नहीं दिया तो वो गिफ्ट आपका माना ही नहीं जाएगा, ठीक है, तो मीनिंगलेस है वो, ठीक है। अब ये किससे कंपेयर किया गया, आगे कॉमा लिखा है तो वो देखना है इसको। जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लूजेज इट चार्म विदाउट ब्रेड, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कोई पार्टी और फीस्ट मतलब क्या होता है, कोई भंडारा या भोजन या खाना खिलाने वाला नौता, ठीक है, हमारे यहाँ बोलते हैं नौता। तो जिस तरीके से एक पार्टी और एक नौते में या फिर एक भोजन में जो चार्म होता है वो बिना ब्रेड के नहीं आता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए, अगर हमारे यहाँ पर भंडारा हो रहा है और घुटमा आलू नहीं बने तो फिर क्या है, वो भंडारा किस बात का। तो उसी तरीके से क्या कहने का मतलब है गोवा के बारे में कि यहाँ पर कंपेयर किससे किया गया वो भी देख लो एक बार स्टूडेंट्स। तो मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, जो मैरिज गिफ्ट है वो मीनिंगलेस है विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज अ बोल, बिना स्वीट ब्रेड के जिसका नाम क्या है, बोल, ठीक है। जस्ट एज द पार्टी, जिस तरीके से वो पार्टी है, ठीक है, मान लो जिस तरीके से एक पार्टी अपना जो है चार्म खो देती है बिना ब्रेड के, उस तरीके से मैरिज गिफ्ट भी अपना चार्म खो देंगे अगर वहां पर बोल नहीं दिया गया तो। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। अब देखो कितनी प्यारी लाइन बोली गई, ये लाइन जो है ना मेरे दिल को सबसे ज्यादा छू गई थी स्टूडेंट। देखो क्या कह रहे गए, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते कि एक गांव में, एक विलेज में एक बेकर का होना कितना जरूरी है। घर में पत्नी नहीं हो चलेगा, एक आदमी रड़ुआ है चलेगा, लेकिन वहां बेकर होना बहुत जरूरी है। एक आदमी की पत्नी नहीं है, लाइफ स्पेंड कर लेगा लेकिन बिना बेकर के लाइफ स्पेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्या कहने का मतलब है बता दिया आपको, नॉट इनफ कैन बी सेड, ठीक है, शब्दों में बयां ही नहीं हो सकता है, बताया ही नहीं सकता, टू शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। एक गांव के लिए एक बेकर कितना इंपॉर्टेंट है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, क्या बताया गया है, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द अकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो जिस घर में किसी बिटिया की अगर शादी होती है तो वहां पर क्या बनाया जाता है, सैंडविचेस बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द अकेशन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। तो अगर किसी घर में किसी बिटिया की शादी हो रही है तो वो क्या करते हैं, सैंडविच बनाया करते हैं। चलो, केक्स एंड बॉलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। और अगर किसी प्रकार के दूसरे फेस्टिवल आते हैं स्टूडेंट्स तो क्या है, वहां पर क्या बनाते हैं, केक्स बनाते हैं, ये सुंदर सुंदर फोटो केक बना दिए। और बोलिनास क्या है, ये एक प्रकार का कुकीज है स्टूडेंट्स, तो देख लेना आप इसको। तो केक्स एंड बोलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। तो क्रिसमस हुआ या कोई दूसरे फेस्टिवल होते हैं तो वहां पर केक होना बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस केक, बोलिनास जिसको कुकीज बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो होना बहुत जरूरी है। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेंस इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल। अतः इसलिए द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स, जो बेकर की प्रेजेंस है, जो बेकर्स की फर्नेंस है गांव में, वो एब्सोल्युटली इसेंशियल, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्युलर ड्रेस। अब यहां पर डियर स्टूडेंट सेकंड नेक्स्ट पेरा में क्या बताया गया है, सॉरी अब यहां से क्या बताया जा रहा है, उसके पहनावे के बारे में, ठीक है, पहनावे के बारे में बताया जा रहा है, सॉरी यार, हाँ
ये वाला द ब्रेक सेलर ऑफ दोज डेज, यहाँ पे पहनावे के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि वो दिखता कैसा है। इसीलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बोला गया था, देखो पेन पोर्ट्रेट का मतलब क्या है, उसके बारे में सब, वो दिखता कैसा है, वो पहनता कैसा है, बोलता कैसा है। तो हमने सब देख लिया कि गुड मॉर्निंग विश करता था मॉर्निंग में जाके, ठीक है, ग्रीट करता था अच्छे से। तो द बेकर्स, ठीक है, द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज, उन दिनों यानी कि पुर्तगीज के टाइम पीरियड पे, हैड अ पीक्यूलर ड्रेस, यानी कि उनकी बहुत सुंदर ड्रेस हुआ करती थी, ठीक है, नोन एज द कबाई। ये भी ध्यान रखना है, पुर्तगीज के टाइम पीरियड पे जो ड्रेस पहना वो करते थे उनका नाम क्या था, कबाई। ये नाम याद रखना, कबाई, ठीक है। चलो, ये कुछ इस तरीके से हुआ करती थी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये भट्टी है, केक है ये, और ये हमारे बोलीनास है, और ये हमारी ड्रेस दिख रही है आपको स्टूडेंट्स, ओके। चलो, इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक, ठीक है, रीचिंग डाउन टू द नीज। दिख रहा है आपको बराबर। दो फोटो क्यों लगा दी, बताएंगे अभी आपको क्यों लगा दी है, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक, ये सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक दिख रहा है आपको, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, घुटने के नीचे तक जा रही। ये हमारे कटोरियां लगी है घुटने हमारे, ठीक है, और यहाँ तक ये ड्रेस है, ठीक है। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर। अब यहाँ पर जो राइटर है वो अपने बता रहा है अपने चाइल्डहुड के बारे में, कि हमारे चाइल्डहुड में क्या था, बेकर जो था वो शर्ट पहना करता था। ये इसने शर्ट पहनी है, ठीक है, ये इसने सॉरी ये इसने शर्ट पहन रखी है, ठीक है, और ट्राउजर पहन रखा था, ठीक है। बताया उसने कि इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर वियरिंग अ शर्ट, शर्ट पहना करता था भाई साहब, एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो फुल लेंथ से छोटा था। अब फुल लेंथ का पेंट कहाँ आता है स्टूडेंट्स, एक मिनट, फुल लेंथ का यहाँ तक पेंट आता है, लेकिन वो शॉर्टर था, यहाँ तक ही आ रहा था, ठीक है। कहाँ बता के, हाँ, विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, और हाफ पैंट से ऊपर ही है। हाफ पैंट नॉर्मली कहाँ तक आता है, यहाँ तक, लेकिन हाफ पैंट से ज़्यादा है और फुल पैंट से वो कम है। तो यहाँ पर उसके कुछ कपड़ों का डिस्क्रिप्शन बताया गया स्टूडेंट्स। तो क्या बता रहे हैं अल्टीमेटली, तो उनके पहनावा कैसा था, इट वॉज अ सिंगल पीस ऑफ लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, एक लॉन्ग टॉप का ये सिंगल फ्रॉक उस टाइम पीरियड पे वो पहना करते थे, जो कि घुटनों से नीचे आता था। और हमारे चाइल्डहुड में वी सॉ बेकर्स वेयरिंग शर्ट, शर्ट को पहनते हुए देखा उन्होंने, एंड ट्राउजर जो कि घुटनों से नीचे और फुल पैंट से थोड़ा ऊपर आता था। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया आपको स्टूडेंट्स। चलो आगे बात करते हैं। इवन टुडे anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। देखो क्या कहने का मतलब है, देखो इवन टुडे, इवन मोर वियर, ठीक है, इवन टुडे आज की डेट में अगर हम बात करें, एनीवन हु वियर्स अ हाफ पैंट, अगर कोई हाफ पैंट इस तरीके से पहनता है विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज, जो घुटने से नीचे जाता है, ठीक है, इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो लोग बाग है ना उसको कमेंट करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते कि भैया तो पैडर की तरीके से ड्रेस पहना हुआ है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप किसी तरीके लुक किसी व्यक्ति के जैसे, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अजीबोगरीब तो नहीं कह सकते, इज अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा आप ऋतिक रोशन के तरीके से ड्रेसअप करोगे तो आपको क्या बोलेंगे लोग बाग कि देखो ऋतिक के जैसे कपड़े पहन के आया। तो जस्ट इन्होंने क्या ना, जो पैडर उस टाइम पीरियड पे हुआ करते थे, अगर आज की डेट में कोई पैडर के जैसे ड्रेस पहनेगा तो वो क्या कमेंट पाता था, देखो ही इज ड्रेस लाइक अ पैडर, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स, यहाँ पर कुछ बिल्स के बारे में कुछ अब सीधी बात है, धंधा कर रहा है आदमी, कमाएगा तो उसके बारे में बताया गया। तो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। जो बेकर है वो बेसिकली जो बिल होता था वो कब लेता था, महीने के अंत में। मंथली अकाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, और जो मंथली किसी भी घर में अगर मान लो वो बिजनेस कर रहा है या फिर उसका लेन देन है, तो वो मंथली अकाउंट कैसे मेंटेन करता था, एक कोई दीवार है वहाँ पर उसने लिख दिया कि इस तारीख को उन्होंने ये ब्रेड वगैरह ली है, तो उसके हिसाब से अपना अकाउंट मैनेज करता था। आगे, ठीक है, बेकिंग वॉज इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं अब, हाँ यहाँ बता रहे हैं बेकिंग वॉज इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, यानी कि पुर्तगीज टाइम पीरियड पे या फिर पुराने दिनों में क्या ना, जो बेकिंग का बिजनेस था वो काफी प्रोफेशन बोलता ना कि प्रॉफिटेबल बिजनेस था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, जो बेकर था और जो उसका परिवार था वो कभी भी भूखा नहीं मरा। स्टार्व मतलब क्या ना, भूख से मरना, तो वो कभी भी भूखे नहीं मरे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, ठीक है, वो बेकर, ठीक है, उसका परिवार और उसके जो नौकर थे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, वो हमेशा खुश दिखते थे, एंड प्रॉस्परस, और इकोनॉमिकली देखा जाए तो मतलब पैसा वगैरह उन पे फाइनेंशियली काफी अच्छा हुआ करता, प्रॉस्परस थे, ठीक है। देयर प्लम्प फिजिक प्लीजेंटली फैट बॉडी। अब यहाँ पर प्लम्प फिजिक क्या मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स, प्लम्प फिजिक जो लिखा है प्लीजेंटली फैट बॉडी, ये जस्ट इस लाइक, ठीक है, और देखना हो तो मुझे देखिए प्लम्प फिजिक, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ, देयर प्लम्प फिजिक प्लीजेंटली फैट बॉडी,
आगे, वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी, पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट कैरेक्टर और क्वालिटी। अब देखो क्या बता रहे हैं कि जो उनकी ये जो इस तरीके से उनका लुक था, फैट बॉडी थी उनकी, ठीक है, वो वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी। ओपन टेस्टिमोनी वो दिखाता था लोगों को अल्टीमेटली, पब्लिक स्टेटमेंट था अबाउट अ कैरेक्टर और क्वालिटी। वो उनका दिखता है ना कि हाँ भैया मोटा ताजा हंसता खेलता अगर हेल्दी व्यक्ति है तो उसके पास पैसा है, ठीक है, हाँ पैसा तो है बाबा महाकाल के आशीर्वाद से, ठीक है, मेरे पास नहीं अभी फिलहाल थोड़ा बहुत ही है, लेकिन आएगा, बहुत कमाएंगे ईश्वर का आशीर्वाद से और बहुत मेहनत करेंगे और वहाँ महाकाल सबका ध्यान रखें, ठीक है। तो पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर क्वालिटी, तो अगर कोई हट्टा व्यक्ति दिखता है ना, बोलता खाते पीते का घर का है तो टू दिस, इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट, आज की डेट में अगर हम बात करें तो अगर कोई व्यक्ति जैक फ्रूट यानी कि ये कटहल दिख रहा है आपको, सुंदर सुंदर फोटो लगाए यहाँ कटहल की तरह, ठीक है, लाइक फिर हाँ कहाँ थे हम लोग, इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिक अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू अ बेकर। तो अगर आज की डेट में अगर बात करें कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे हट्टा खिंचा ताजा अगर मोटा दिख रहा है तो जिस कटहल जैसा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये कौन है, ये बेकर है, यानी कि कौन है, बेकर। चलो अब उम्मीद है हमारा चैप्टर खत्म हो गया, चलो फाइनली, सो थैंक यू आ गया, जिसको देख के हमारे विवेक राणा को बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर का जो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है उसका पार्ट 1 द बेकर फ्रॉम गोवा कंप्लीट हुआ है। अभी 2 पार्ट और हैं जिनको हम लोग लेके आएंगे बहुत जल्दी। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया है, ठीक है, ये वाला पार्ट, रुक जाओ बेटू, ये वाला पार्ट समझ में आया है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ। और इसके क्वेश्चन आंसर देखो, चैप्टर समझ में आ गया ना, क्वेश्चन आंसर आपसे कहीं भी पूछ लिया आप इजीली कर देंगे, इसलिए चैप्टर पे विशेष फोकस रखना, वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन मेरी बातों को अच्छे से ध्यान रखना, रिकॉल करना, पॉज करना, सारे आंसर अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, हर बार की तरह, कि अगर डियर स्टूडेंट्स वीडियो और लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, जानने वाले और पढ़ने वालों के साथ में इस चैनल को शेयर करें। टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल।